हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम 15 मार्च का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमास रेडी टू फ्री डुअल सिटीजन रिमेन्स ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे डुअल सिटीजन मतलब जो इसराइल के सिटीजन भी हैं, ठीक है ना, और मान लो किसी और कंट्री के भी हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम ड्यूल सिटीजन को भी छोड़ देंगे। तो बेसिकली सीज फायर अग्रीमेंट हो गया था इसराइल और हमास के बीच में, बट अब जो है वो अग्रीमेंट खत्म हो गया। फर्स्ट फेज ऑफ जो हमास और इसराइल का अग्रीमेंट था, तो अब वो आगे की डिस्कशन करने के लिए दोहा में मिल रहे हैं। तो आगे की डिस्कशंस होंगी। Israel has said it wants to extend the first phase of ceasefire, but Hamas has insisted on talks for a second phase of deal, which the United States, Qatar, and Egypt had mediated and took effect on January 19. तो first phase of, यहाँ पे ये important है, first phase of ceasefire between Hamas and Israel. First phase of ceasefire between Hamas and Israel. It took place कब हुआ? Which ठीक है, took effect, was done by, which was mediated by, mediated मतलब बातचीत किसने करवाई, which was mediated by USA, Qatar and Egypt. किसने बातचीत करवाई? यूएसए, कतर एंड इजिप्ट। ठीक है ना। टुक इफेक्ट ऑन 19th जनवरी, तो ये भी लिख सकते हैं, टुक इफेक्ट ऑन 19th जैन। ठीक है। इसराइल halted aid flows into Gaza 13 days ago over the truce impasse। ट्रूस का कुछ रुक गया था, कुछ हो गया था, बट ये हमारे उसका नहीं है। ठीक है। व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस इज दिस, कि हमास इसराइल का फर्स्ट फेज जो था वो अग्रीमेंट सीज फायर का हुआ। यूएसए, कतर और इजिप्ट ने करवाया था ये। 19 जनवरी से इसने इफेक्ट लिया। अब देखते हैं सेकंड में क्या होता है। बातें दोहा में चल रही हैं, कतर में चल रही हैं। ठीक है। सेंटर सैंक्शंस 116 न्यू टूरिस्ट स्पॉट्स अक्रॉस द कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया है और अब उनको डेवलप करेंगे। द सेंटर हैज सैंक्शन 116 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अक्रॉस द कंट्री अंडर वेरियस स्कीम्स इन पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट्स which would be developed at a cost of so and so. Out of these, 34 have been sanctioned under the Swadesh Darshan 2.0 scheme. 2.0 स्कीम के अंदर लेकर आई गई हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटर हैज सैंक्शनड 116 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अक्रॉस द कंट्री। तो कितनी डेस्टिनेशंस है? 116 डेस्टिनेशंस है, न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है। 116 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो कि आइडेंटिफाई करी गई हैं अक्रॉस द कंट्री। और अब इनको क्या करेंगे? डेवलपमेंट होंगी विद द स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर। अब यहाँ पे 34 अंडर स्वदेश दर्शन, अंडर स्वदेश मतलब मेरा देश, दर्शन 2.0। ठीक है ना। अब यहाँ पर स्वदेश दर्शन 2.0, हमें यहाँ पे 42 आइडेंटिफाइड अंडर चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट और सब स्कीम ऑफ सब स्वदेश दर्शन। 40 वुड बी डेवलप्ड अंडर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। ये हम लिखेंगे, इसको रख लेते हैं। बट यहाँ पर सबसे पहले स्वदेश दर्शन 2.0 क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव टू डेवलप ऑब्जेक्टिव टू डेवलप सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन। सस्टेनेबल की मतलब ऐसा नहीं कि वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन खराब हो जाए, वहाँ का इन्वायरमेंट खराब हो जाए, टूरिज्म इतना हो जाए, कि सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन हम डेवलप करेंगे। स्वदेश 2.0 का ये वो है। सीबीडी इज अ सब स्कीम फॉर। अब इसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि ये तो स्वदेश दर्शन 2.0 के बारे में बात कर ली हमने। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है वो क्या था? सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे 42 हैव बीन 42 अंडर, 42 किसके अंदर आ रही है? अंडर challenge based, under challenge based destination development, that is CBDD।
ठीक है ना। अब चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट, ये क्या है चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट? इसका पॉइंट लिखेंगे नंबर 1 कि फॉर्मुलेटेड CBDD एज अ सब स्कीम, एज अ किसके अंडर आती है? स्वदेश दर्शन स्कीम की सब स्कीम है, सब स्कीम अंडर SD 2.0, दैट इज स्वदेश दर्शन 2.0। ये एम क्या करे? एमिंग फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट of destinations to enhance tourist experience। ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं? होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। होलिस्टिक इज ओवरऑल डेवलपमेंट डेस्टिनेशंस की, कि टूरिस्ट का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा हो। अब मान लो टूरिस्ट किसी जगह पे गए हैं, ठीक है, रोड अच्छी नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा ना टूरिस्ट को। टूरिस्ट किसी जगह पे गए हैं, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, मज़ा नहीं आएगा ना। टूरिस्ट किसी जगह पे गए हैं, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, मज़ा नहीं आएगा। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो लुकआउट कर रहे हैं ये। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो क्या है? स्पेशल असिस्ट। थर्ड पॉइंट हमारा है कि 40 वुड बी 40 टू बी डेवलप्ड अंडर स्पेशल असिस्टेंस, टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दैट इज SASCI। ठीक है ना, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो है डेवलपमेंट अंडर द डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर टू ग्लोबल स्केल स्कीम विद द ऑब्जेक्ट टू कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप आइकॉनिक टूरिस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा? ग्लोबल डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक 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 डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक tourist centers in the country। ठीक है। ब्रांडेड एंड मार्केटिंग देम एट ग्लोबल स्केल। ठीक है। तो ये यहाँ पे टूरिस्ट सेंटर्स डेवलप होंगे, ठीक है ना, और उनको मार्केट किया जाएगा, ये स्कीम के अंदर होगा। अब स्वदेश दर्शन स्कीम जो, ये तो 2.0 के बारे में हमने बात करा। पहली वाली क्या थी? एम्स टू डेवलप सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बाय फोकसिंग ऑन थीम बेस्ड सर्कस एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। तो स्वदेश स्कीम जो है उसका मेन मकसद ये है। तो स्वदेश स्कीम को हम लिख लें यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास बहुत जगह है तो लिख लेते हैं। तो एंड में हम स्वदेश ब्लू पेन से लिखेंगे, स्वदेश दर्शन। ठीक है। स्वदेश दर्शन क्या है? एम्स टू डेवलप सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल tourism destinations by focusing on theme-based circuits। थीम बेस्ड सर्किट क्या होता है? ठीक है, कोई रिलीजियस हिंदू रिलीजन का सर्किट है कि भाई यहाँ जाओ, इस्लामिक रिलीजन है कि भैया तुम्हारे यहाँ है, तुम यहाँ दर्शन कर सकते हो, तो वो थीम बेस्ड हो जाएगा। तो जो इंसान यहाँ जाएगा वो यहाँ भी जाएगा, जैसे जो कुंभ के मेले में गए वो अयोध्या भी गए, वो काशी भी गए। ठीक है ना। तो यहाँ पे एम्स टू डेवलप सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बाय फोकसिंग ऑन थीम बेस्ड सर्किट। ठीक है ना, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल, और क्या है? और क्या? प्रोवाइडिंग, एक और चीज भी लिख लेते हैं, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए
इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स बनानी है, बिल्डिंग्स बनानी है, ब्रिजेस बनाने हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करें, किसको? स्टेट्स को। सो ये सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हमेशा ही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। डेमोक्रेट्स प्रेस रूबियो फॉर डिटेल्स ऑफ वोटर टर्नआउट फंड्स टू इंडिया। तो अब यहाँ पर कहा गया कि वो $21 मिलियन किसको दिए गए हैं? इंडिया को दिए गए हैं वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। किसने दिए? यूएसए ने दिए। किसके थ्रू दिए? यूएसए ने यूसेड के थ्रू दिए। यूसेड की फुल फॉर्म क्या है? यूसेड बहुत ज्यादा न्यूज में है, लिख लीजिए। यूएस एजेंसी क्या है? यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है ना। ऑन वोटर टर्नआउट वो कह रहे हैं कि भैया तुमने दिए क्यों, इतने पैसे, जरूरत क्या थी? अच्छा अब दिए भी हैं तो बताओ इसका क्या हुआ। वो क्या कह रहे हैं कि अगर इतना पैसा दिया भी है तो उसका क्या हुआ ये बताओ हमें, ठीक है। तो अब ये हो रहा है, अब ये किसने निकाले हैं? डॉज नाम का जो एक डिपार्टमेंट है जो एलन मस्क हेड कर रहे हैं, और इसका काम क्या है यूएसए के अंदर? कॉस्ट कटिंग करना। क्या कर रहे हैं ये? कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं कि कम से कम खर्चा हो, एक्सपेंस कम कर रहे हैं, जैसे घर में करते हैं ना जब ज्यादा एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है, करना पड़ता है, तो ये कर रहे हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं कि भैया इसका इफेक्ट क्या हुआ, कैसे किया, क्यों किया, ये सारा। तो $21 मिलियन यूसेड ने इंडिया को दिए वोटर टर्नआउट, मतलब जो वोटिंग करने वाले दिन पर लोग आए, वो बहुत सारे लोग जो है वोट करने आए, वो टू इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल हु वोट, टू इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल हु वोट, ठीक है जी। अब चलेंगे आगे। इंडिया डिनाइज रोल इन पाकिस्तान ट्रेन अटैक। तो अब पाकिस्तान में ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, तो पाकिस्तानी कहते जी इंडिया ने कराया ये। इंडिया कहता मैं इतना वेला नहीं हूँ, आई हैव माई ओन वर्क, ओके, आई हैव टू लुक आफ्टर माई ओन ग्रोथ। हम इतने वेले नहीं कि तुम्हारी ट्रेनें हाईजैक करते फिरे। इस्लामाबाद शुड लुक इनवर्ड्स। तो हमारे वालों कहते हैं कि तुम अंदर देखो, बलोच लिबरेशन आर्मी ने ये लिया है और अफगानिस्तान का हाथ इसमें हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। और पाकिस्तान वाले भी पहले अफगानिस्तान को ही बोल रहे थे कि इन्होंने किया है, अब ये इंडिया की तरफ हो गए, ठीक है ना। मार्क कार्नी sworn in प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। सो हु इज पीएम ऑफ कनाडा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएम ऑफ कनाडा कौन है? मार्क कार्नी, ठीक है जी, मार्क कार्नी। एंड ही इज अ सेंट्रल, फॉर्मर सेंट्रल बैंकर। ये हम पहले लिख चुके हैं, फॉर्मर का मतलब पहले रह चुके हैं, और इससे पहले कौन थे? जस्टिन ट्रूडो। ही रिप्लेस्ड जस्टिन ट्रूडो, रिप्लेस्ड जस्टिन ट्रूडो। किसको करा रिप्लेस? जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। आदित्य L1 मिशन साइंटिस्ट ऑब्जर्व अ फ्लेयरलेस कोरोनल मास इजेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आदित्य L1 क्या है? इंडिया का पहला फर्स्ट साइंटिफिक मिशन डेडिकेटेड टू स्टडिंग द सन, द वाइल वीलेक तो यहाँ पर पहले हम पढ़ लेते हैं। Scientists from the Indian Institute of Astrophysics have reported observation of a flareless coronal mass ejection from the solar atmosphere with the visible emission line chronograph instrument, ठीक है ना। Scientists from, अब यहाँ पे पहले हम हेडिंग की शेप लेते हैं, ठीक है। फ्लेयरलेस, एफ कैपिटल होना चाहिए, फ्लेयरलेस कोरोनल मास इजेक्शन, ठीक है ना। फ्लेयरलेस कोरोनल मास इजेक्शन, ये क्या है? ये किसने ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व्ड बाय साइंटिस्ट्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है ना, IIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। इन्होंने ऑब्जर्व करा है, कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू? थ्रू विद वेल्क। वेल्क की फुल फॉर्म क्या है? विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट ऑन बोर्ड आदित्य
L1 मिशन, ठीक है ना, आदित्य L1 मिशन। ठीक है, अब ये जो वेल्क है ये किसने बनाया? दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय बेंगलुरु बेस्ड IIA। और आदित्य L1 क्या है? इंडिया का फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन, इंडिया फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन। ठीक है जी, आदित्य L1 इज इम्पॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा अब इम्पॉर्टेंट ये हो गया है वेल्क की फुल फॉर्म, वेल्क किसने बनाया है, ठीक है ना। IIA की फुल फॉर्म ये हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, सॉरी फॉर माई कॉफिंग, आई एम नॉट वेल, दैट इज वाई क्लासेस भी नहीं आ पाई थी, ठीक है ना। एंड आईज तो मेरी थोड़ी ठीक हो रही हैं, बट माई कॉफ। द इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑटोमेटेड परमानेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री ID, ठीक है ना, अपार। Now what is APAR? Aparampar. APAR is Automated Permanent Academic Account Registry ID, ठीक है ना। क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अकेडमिक एजुकेशन की ID बन जाएगी आपकी, मतलब फिक्स्ड रोल नंबर लगा लो आपका आपका। ये कौन लेकर आया है? इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लेकर आई है ये, ठीक है जी। उसके बाद टू डिजिटाइज द अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, क्या करने के लिए? टू डिजिटाइज अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ एवरी स्टूडेंट aims to ensure a single source of truth for all their records throughout their life। मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा हो ही ना पाए, ठीक है ना। तो अकेडमिक इकोसिस्टम में आपने कोई भी डिग्री ली अब से तो वो अपार ID में दिखेगी। ट्रांसक्रिप्ट्स क्या होती है? मार्कशीट्स, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्ट्स क्या होते हैं? मार्कशीट्स, ठीक है ना। वो जो है हर स्टूडेंट की जो है वो एक ही जगह पर होंगी फॉर लाइफ, आपकी जो भी पढ़ाई है वो वहां पर अपार ID में दिखेगी। लिंक्ड विद आधार, अपार इज फार फ्रॉम द फर्स्ट सच स्टेप। अब यहाँ पे इसको लिंकिंग विद आधार, ठीक है ना, लिंक्ड विद आधार। अब ये दिक्कत है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर ये प्रॉब्लम है कि क्या हमें अपार को आधार के साथ लिंक करना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर इशू क्या है? व्हाट इज द इशू? इशू इज government says APAR ID is not mandatory। अब यहाँ पे सरकार क्या कह रही है कि भैया ये मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप अपने बच्चे का ही करना चाहते हो कर दो, नहीं तो नहीं, ठीक है ना। बट स्कूल्स और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, बट schools and district administration have made it mandatory, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन उठ रहा है कि सरकार ने तो मैंडेटरी नहीं किया है, स्कूल्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे कर दिया? तो ये क्वेश्चन है। तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या आ सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म अपार? फुल फॉर्म कौन लेकर आया? क्या है इसमें? सारी मार्कशीट्स जितना भी आपने पढ़ाई करा है अभी तक वो एक जगह पे हर स्टूडेंट की दिखने लग जाएगी, और हर किसी का एक यूनिक तो नहीं कहा इन्होंने, एक ऑटोमेटेड रोल नंबर टाइप जनरेटेड होगा, जिसको ये अपार बोल रहे हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री ID, ठीक है जी। उसके बाद तमिलनाडु ने जो अपना बजट लेकर आए उसमें रू सिंबल यूज किया है रुपी को डोनेट करने के लिए। हम रुपी को डोनेट करने के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं, बट इन्होंने रू करा है, ठीक है जी। उसके बाद US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड ऑन फ्राइडे हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैज प्रोडक्टिव टॉक्स विद रशिया। अब यहाँ पर सॉरी
रशिया यूक्रेन की वॉर के अंदर यूक्रेन से बात होगी कि भैया तू लड़ना बंद कर दे। यूक्रेन कहता ठीक है मैं नहीं लड़ूंगा। अब रशिया को भी रोकना है, तो रशिया से बात करने कौन गए हैं? ट्रम्प के इनवॉय स्टीव विटकॉफ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीव विटकॉफ का नाम हमें अपने आप को याद करवा लेना है। अभी स्टीव जॉब्स से याद कर लोगे, एप्पल वाले भैया से। कॉफ मुझे हो रखा है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, या कॉफी से भी याद रख सकते हो। विट, ठीक है ना, विद कॉफी। स्टीव विद कॉफी कितना अच्छा लगता है ना, आईपैड हो हाथ में और साथ में कॉफी हो, है ना। स्टार्टिंग के दिनों में बड़ा अच्छा लगता है, फिर उसके बाद लगता है यार क्यों ही खरीदा आईपैड, क्यों ही काम ही नहीं आता है ना। ठीक है, तो ये है विटकॉफ, स्टीव विटकॉफ। मिस्टर पुतिन लेट थर्सडे टू ले आउट द डिटेल्स। अब यहाँ पर लग रहा है कि एक डील जो है वो होती हुई नजर आ रही है। यूएस एंड इसराइल लुक टू अफ्रीका फॉर रीसेटलिंग पैलेस्टीनियंस फ्रॉम गाजा। अब यहाँ पर क्या स्टोरी है देखो, इसराइल और हमास की लड़ाई लगी, ठीक है ना। इसराइल एक कंट्री है, क्या है ये? एक कंट्री है जहां पर जूस रहते हैं, ठीक है जी। ठीक है, हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है जो सरकार के अगेंस्ट लड़ रहा है, ठीक है ना। ये कहाँ पे रूल करता है? रूल्स गाजा, जो कि एक जगह है, दैट इज अ प्लेस, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन रहते हैं? पैलेस्टीनियंस रहते हैं, ठीक है ना। पैलेस्टीनियंस लोग हैं जो वहां पर रहते हैं, जो लोग गाजा में रहते हैं उनको पैलेस्टीनियंस बोलते हैं। इसराइल में जूस रहते हैं। इतना क्लियर है। अब इन दोनों की लड़ाई लग गई। क्यों लगी लड़ाई? हमास ने अटैक कर दिया था इसराइल पे, होस्टेजेस ले गए, इनके लोगों को उठा करके बड़ा गंदा अटैक किया, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसराइल कहता मैं कौन सा कम हूँ, इसराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दी, वॉर हुई। अब इनका सीज फायर हो गया है। सीज फायर मतलब स्टॉप फाइटिंग, कि भैया नहीं लड़ाई लड़ेंगे। अब सीज फायर कब हुआ? जब डोनाल्ड ट्रम्प भैया आ गए। ट्रम्प भैया कहते देखो लड़ाई नहीं लड़नी है, बहुत पैसा लग जाता है, ठीक है ना, और हमको अमेरिका का पैसा बर्बाद नहीं करना है। डोनाल्ड ट्रम्प पावर में आए, सीज फायर हो गया। सीज फायर का मतलब क्या होता है? स्टॉप फायरिंग। स्टॉप फायरिंग मतलब स्टॉप फाइटिंग। सीज फायर हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप एक आइडिया लेकर आए, कहते अपन बताते हैं क्या करने का है। क्या कहते हैं? कि हम बताते हैं क्या करने का है। कहते हैं जो ये पैलेस्टीन में जनता बैठी है, वो क्या कहते हैं कि पैलेस्टीन की जो जनता बैठी है इनको हम अरेबिक नेशंस में भेज देते हैं। कहते हैं हम इजिप्ट को बोलते हैं, जॉर्डन को बोलते हैं कि तुम ले जाओ इनको, ठीक है ना। और ये जगह जो है गाजा की, ये खाली हो जाएगी, इसको हम डेवलप कर देंगे। ये किसने बोला? डोनाल्ड ट्रंप ने। अब अरेबिक नेशंस ने तो एक मीटिंग करके बिठा के बोल दिया कि भैया हम ऐसा ना ही होने देंगे और ना ही आपको करने देंगे। क्यों? क्योंकि ये पैलेस्टीनियंस की ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है। आप ऐसे कैसे उनकी जगह से उनको उठा करके कहीं और भेज सकते हो? इट इज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, ठीक है। बट यहाँ पर अब वो कहते हैं अरब वाले तो इनको ले नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, हम अफ्रीका के पास जाते हैं। तो इसराइल और यूएस कहाँ गए हैं? अफ्रीका में गए हैं कि हम रीसेटल करें पैलेस्टीनियंस को। US and Israel have reached out to officials of 3 East African governments to discuss using their potential territories as potential destinations for resettling Palestinians. ठीक है ना? तो US and Israel look to Israel in talks with East African government to discuss their territories as potential destinations for resettling Palestinians. क्या बात कर रहे हैं कि भैया आप पैलेस्टीनियंस को ले जाइए अपरूटेड फ्रॉम गाजा स्ट्रिप, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें चीजें क्या क्या याद रखनी है। ये लोग यूएस एंड इसराइल जो है किससे बात कर रहे हैं? अफ्रीकन नेशन से। कौन से अफ्रीकन नेशंस हैं ये? ईस्ट अफ्रीकन गवर्नमेंट सॉरी, ठीक है, ये है सुदान, सोमालिया। कॉन्टैक्ट्स विद टेक अवे रीजन नोन एज सोमालियालैंड रिफ्लेक्ट, ठीक है ना। द कॉन्टैक्ट्स इससे इसके साथ कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। उसके बाद ये किसका प्लान है? हु इज दिस प्लान, ठीक है ना। ट्रम्प्स प्रपोज्ड पोस्ट वॉर प्लान, ठीक है। द कॉन्टैक्ट्स विद सुदान, सोमालिया एंड द ब्रेकअवे रीजन ऑफ सोमालिया नोन एज सोमाली लैंड, ठीक है ना। सोमाली लैंड में भी बात चल रही है, सोमाली लैंड ब्रेकअवे रीजन ऑफ सोमालिया।
ठीक है, reflect the determination by US and Israel to press ahead with a plan that has been widely condemned and raised serious legal and moral issues because all three places are poor. अब यहाँ पे कंट्री से कहेंगे कि भाई ये तो बहुत ही गरीब देश है, ठीक है ना, तुम इनके पास कैसे भेज सकते हो, वैसे भी भेजना गलत है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, पर इतनी पुअर कंट्रीज में कैसे भेज सकते हो। तो देखते हैं अभी क्या होता है। चाइना क्या कह रहा है यूएसए को कि तुमने जो सैंक्शंस लगाए हुए, सैंक्शन मतलब जो रोक टोक लगाई हुई है कि ईरान के साथ ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि ईरान जो है न्यूक्लियर बनने की कोशिश कर रहा है, आप ये हटा दीजिए, चाइना बोल रहा है ये, ठीक है ना। देखते हैं अभी यूएसए भी कह रहा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं। तो देखते हैं अब सीरियाज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, सीरिया के अंदर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आई है। कहाँ पे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आई है? सीरिया की न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आई है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि सीरिया की नई कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रही है, ठीक है। सीरियास न्यू टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है? न्यू जो है ये टेम्परेरी है, ठीक है, दिस इज नॉट परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज टेम्परेरी, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट पावर इन, लिखेंगे कॉन्सेंट्रेट, मेजर पावर किसको दे रही है? कॉन्सेंट्रेट्स पावर इन हैंड्स ऑफ इंटरिम, इंटरिम का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी, इंटरिम मतलब टेम्परेरी प्रेसिडेंट अब्बू मोहम्मद अल जोलानी, ठीक है ना। ऑल्सो नोन एज अहमद अल शारा, ठीक है ना। अब इसके पास जो है वो मैक्सिमम पावर कॉन्सेंट्रेट हो रही है, जो कि इंटरिम प्रेसिडेंट। अब क्वेश्चन आ सकता है हु इज द इंटरिम प्रेसिडेंट, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर फेल्स टू इंक्लूड इनफ प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है ना, इज नॉट हैविंग, अब प्रॉब्लम्स क्या उसके अंदर? इनफ नॉट डज इज नॉट हैविंग इनफ प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटी लोग हैं, ठीक है ना, उनके लिए इनफ प्रोटेक्शन नहीं होगी। द डिक्लेरेशन साइंड इनटू लॉ ऑन थर्सडे एस्टैब्लिश अ 5 year ट्रांजिशनल पीरियड एंड फॉलो 5 year ट्रांजिशनल पीरियड है, ठीक है ना। एस्टैब्लिशेस 5 year ट्रांजिशनल पीरियड की चेंज का पीरियड होगा, क्योंकि असाद जो थे, बशर अल असाद, ही इज नॉट मोर इन पावर, बशर अल असाद जो है, ठीक है ना, वो कितनी देर पावर में रहे? बशर अल असाद, ही रिमेन्ड इन पावर फॉर 14 years, बशर अल असाद 14 years के लिए रूल करके गए सीरिया में, ठीक है ना। अब नई रजीम आ गई है इनके अंडर, तो अब ये क्या इस्लामिक है, इस्लाम दे हैव टेकन अप एज देयर, और मेजर पावर जो है वो किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में है, ठीक है। सो गाइस आप loggery.in पर जा सकते हैं, loggery.in पर ऐड हो चुके हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट। ऑलरेडी जो मॉक टेस्ट अवेलेबल है वो है CUT UG एंड PG MHCT 3 years एंड 5 years, JMI जामिया के, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद आपके NL-SAT के मॉक टेस्ट भी यस अवेलेबल हो चुके हैं, अगर मैंने नहीं बताया NL-SAT के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। TS लॉ CET के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, बहुत जल्द NLE उड़ीसा 3 years के मॉक टेस्ट भी आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, और भी बहुत सारे हैं, loggery.in पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का मटेरियल, MCQs, वीडियो लेक्चर्स, बंडल्स, इन सब पे बहुत बहुत ऑफर्स आपको सब loggery.in पर दिखने को मिल जाता है। मैंने चेंजेस कर दिया ताकि ये सब कुछ आपको बड़े आराम से मिल जाए। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है आप इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हैं, IM loggery के नाम से हूँ मैं वहाँ पर। मैं फुल कोशिश करती हूँ कि सभी DMs का जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूँ, बट 24 to 48 आवर्स में आपको रिप्लाई मिल जाता है, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको सेशन कैसा लगा कॉमेंट्स में ज़रूर बताना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।